हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आपका असिस्टेंट कंपाइलर एग्जाम का डे नंबर 2 था। तो आज जो बच्चों ने मेरे साथ क्वेश्चन शेयर किए हम इधर डिस्कस करेंगे ताकि आने वाली शिफ्टों में वो आपको मदद कर सके, आपको पता चल सके कि एग्जामिनर का मन किस क्वेश्चन पे अटका हुआ है, किस तरह के वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि जो हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखना ताकि आपको आने वाली शिफ्टों में वो मदद कर सके। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये आपका सिलेबस है असिस्टेंट कंपाइलर का। इसमें 8 सेक्शन है आपकी जनरल इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, फिर आपकी बात है सिविक्स, आपकी ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, फिर आपकी बात होती है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके एंड मेंटल एबिलिटी। ये 8 सेक्शन थी। तो आज भी बच्चों का सेम ही एक तरह से रिप्लाई आया मुझे कि सभी ने यही कहा कि सर मेंटल एबिलिटी आपकी नॉर्मल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लेवल की नहीं आ रही। तो मेंटल एबिलिटी में आप अगर 8 to 9 स्कोर करें तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। आपको इसमें ज्यादा देखो ये स्कोरिंग सेक्शन जाने वाला है आपका मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी इतनी डिफिकल्ट नहीं आ रही। जेकेएसएसबी के एग्जाम में अभी तक कभी भी मेंटल एबिलिटी मैं कहूंगा कि इतनी डिफिकल्ट नहीं पूछी जा रही। फिर बात करें ये जो हमारी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है तो इसमें से भी बेसिक से क्वेश्चन आए। मैं आपको बता दूं हमने जो आपको यूनेस्को, यूएनओ उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्ली, आपके ऊपर लेक्चर भी प्रोवाइड है। अगर आप उन लेक्चर्स को भी ध्यान से देख लोगे, क्योंकि हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में किसी एक हेडक्वार्टर के बारे में जरूर आ रहा है, या आपसे पूछा है कि इंडिया ने इस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसमें कब ज्वाइन किया था। अभी आपके साथ मैं आगे शेयर करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट में शेयर करूंगा, आप देखना। फिर सिविक्स से क्वेश्चन बात करें तो आपके आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो और अगर ये बात करें आपकी हिस्ट्री में भी आपके बात कर दूं तो आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज जो आपकी है कि महाराजाओं के टाइम पे या नेशनल कांग्रेस के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बता दूं कि इनके जो सेशंस थे उसके रिलेटेड आ रहे हैं इसमें। तो और बात करें आपकी मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आज बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हो, और 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा डिफिकल्ट था, ज्यादा नहीं था, 1-2 कह रहे थे कि डिफिकल्ट था। और जनरल इंग्लिश भी आपकी बिल्कुल मॉडरेट लेवल की आई है। तो चलो एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, आपको इसको गो थ्रू कर लेना, और उसके बारे में जितना भी आपको रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है मैं कोशिश करूंगा आपको इधर प्रोवाइड भी कर दूं, और साथ में आप भी खुद एक बार सर्च उनके बारे में कर लेना। तो ये फर्स्ट रिप्लाई जिनकी ओर से है दैट इज भाई साजिद नजीर। मैं आपको सबसे पहले आप सभी को भी कहूंगा कि इनको थैंक्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं जिनको इतने याद थे। अराउंड आप कह सकते हो 30 to 35 क्वेश्चन इन्होंने शेयर कर दिए इधर, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो 1908 सेशन आईएनसी के प्रेसिडेंट पूछा गया। उन्होंने बोला कि क्वेश्चन ये आया था एक, तो ये मॉर्निंग की शिफ्ट में थे। तो 1908 सेशन प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष जी थे, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया ज्वाइन यूएन, तो मैं आपको बता दूं जो इंडिया था इट इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जब यूएन बना था हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे, लेकिन ब्रिटिश क्या था, अब ब्रिटिश ये फॉर्म करता था, तो ऑटोमेटिकली हम इनके फॉर्मिंग नेशन में भी आ जाते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि यूएन को इंडिया ने कब ज्वाइन किया, दैट इज इन 1945 जब ये फाउंड हुई थी। लाल बाल पाल रिलेटेड टू विच मूवमेंट, तो पहले आपको पता होना चाहिए दैट इज लाल बाल पाल कौन थे। हमारे 3 नेता थे, दैट इज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जी एंड बिपिन चंद्र पाल। ये 3 थे लाल बाल पाल। इनके बारे में मैंने आपको अपनी इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया भी हुआ है। अब बात हो रही है रिलेटेड टू विच मूवमेंट, उन्होंने कौन सी मूवमेंट छेड़ी थी। तो उन्होंने मूवमेंट कौन सी छेड़ी थी, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर स्वदेशी मूवमेंट था। फिर बात करते हैं सोनालिका इन विच लेक, ये आप देख लीजिएगा। आरएसएस फॉर्म्ड इन यूनेस्को, फुल फॉर्म यूनेस्को की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मैंने आपको कराई भी। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है और ये फॉर्म्ड कब हुई थी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। क्या पता कल वाली शिफ्ट में आपको इसकी डेट पूछ ली जाए कि यूनेस्को की, या फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी ईयर में फॉर्म हुई थी। अब ओपीईसी, ये कल मैंने आपको बताया है, अगर किसी ने कल वाला मेरा लेक्चर देखा है, मैंने कल ही आपको बताया था दैट ओपीईसी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज एट वेना, ऑस्ट्रिया, सॉरी, ठीक है। फिर बात होती है डब्ल्यूटीओ की, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर भी मैंने आपको बताया, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। तो सेफ्रॉन फॉर कमर्शियल यूज, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मार्टन केनाल, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप देख सकते हो। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप वो भी ले सकते हो, वरना मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कर दूं। वियतनाम कैपिटल, ठीक है। अब वियतनाम की कैपिटल पूछी गई है। अब देखो मैं आपको एक और होमवर्क देता हूं, कल अगर आपका एग्जाम है, कल है परसों जब भी है, तो आप एक काम कीजिए, जितना आपने पढ़ना था आप पढ़ चुके हो। अगर आप थोड़े फ्री हो इस टाइम पे तो मैं आपको यही कहूंगा, एक सजेशन दूंगा अपनी ओर से कि
एशिया की जितने भी इंडिया के आसपास कंट्रीज हैं, ठीक है, एशियन कंट्रीज में ही लो आप, तो उनकी ना कैपिटल और करेंसी ले लो, क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चन उधर से आ रहा है। तो जो जितनी भी, जैसे इंडोनेशिया की आपकी कैपिटल पूछी जा रही है, बांग्लादेश की आपसे पूछी जा सकती है, नेपाल की आज करेंसी पूछी गई है। तो जितनी भी एशियन कंट्रीज है, देखो ऑल ओवर वर्ल्ड की तो चलो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अगर एशिया की बात करें तो एशिया के थोड़े बेसिक बेसिक जो है इंपॉर्टेंट वंस है, उनके बारे में आप एक प्रॉपर पढ़ के जाना। फिर बांग्लादेश करेंसी के बारे में पूछा गया है। फिर आगे हम बात करते हैं, इन्होंने और भी क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो एशियन फॉर्मेशन रिलेटेड डिक्लेरेशन, तो एशियन फॉर्मेशन रिलेटेड डिक्लेरेशन कब हुई थी, दैट्स ऑल जितना मुझे याद रहा। तो थैंक्स साजिद नजीर जी, तो आपने मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर दिए। अब आगे हम बात करते हैं, इधर भी आप देख सकते हो हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को दैट इज इन पेरिस एंड एशियन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर, मैंने आपको कल वाला लेक्चर किसी ने देखे तो आप उधर देख सकते हो, मैंने आपको उधर क्या बोला था कि एशियन का आप इधर हेडक्वार्टर करके जाइए, तो जकार्ता मैंने उसमें बताया भी है, ठीक है। तो एशियन का जो है दैट इज इन जकार्ता। व्हेन इंडिया जॉइंड द यूएन, वो भी हमने अभी ऊपर पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। फिर इधर हीराकुड डैम के बारे में, बैगलीगर प्रोजेक्ट के बारे में, फर्स्ट इंडियन गो इन स्पेस, यंगेस्ट वुमेन इन इंडिया हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है। ये आप एक बार क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन पूछे जा, ये स्टैटिक लेवल के क्वेश्चन बड़े पूछे गए, मैं आपको बता दूं। तो ये बेसिक भी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब बात होती है, एक को जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ये एक को स्टूडेंट का रिप्लाई आया है, दैट क्वेश्चन आस्क्ड इन टुडे पेपर, करेंसी ऑफ नेपाल, नेपाल की करेंसी पूछेगी। मैंने आपको कहा कि जितनी भी एशियन कंट्रीज है उनको आप पकड़ लो आज रात। तो दैट इज नेपाल की करेंसी नेपालीज रूपी, बेसिक सा क्वेश्चन है, नेपालीज रूपी था इसका, ठीक है। रियासी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल भी आप सभी को पता है दैट इज जकार्ता, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, यूएनओ का हेडक्वार्टर भी हमने पढ़ा था दैट इज इन न्यूयॉर्क, यूएनओ का न्यूयॉर्क में, हाँ। तो IUCN की फुल फॉर्म इधर पूछेगी, इंटरनेशनल यूनिफॉर्म कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और साथ में एक और चीज याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या था, कल के एग्जाम में आपको आ जाए, ये फॉर्म कब हुई थी IUCN, इट इज इन ऑन 5 अक्टूबर 1945, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाची नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एनिमल ऑन द वर्ज फॉर एक्सटेंशन एज पर IUCN रेड डाटा बुक। आगे हम बात करते हैं, आप ये देख सकते हो, ये भी एक को रिप्लाई आई, लास्ट रिप्लाई है, इधर भी आप इनके भी थोड़े बहुत क्वेश्चन मिलते जुलते हैं पिछले से, तो आप देख सकते हो इन्होंने थोड़े आंसर भी शेयर किए, तो एक बार आप मैचअप कर लेना। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, बचिंदर पाल जी, आपका ग्रीक नेम ऑफ जेलम, हाइडर पास, ओल्ड नेम ऑफ रियासी, जारकुल केनाल इज फेड बाय, ठीक है। GDP डिफ्लेटर, ATM फुल फॉर्म इधर पूछी गई, सोनमार्ग विच रिवर केनाल मीट्स इंडस, SDR वेयर जेलम एंड कृष्णा गंगा मीट्स, ठीक है। ये कुछ आप देख सकते हो क्वेश्चंस, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये मदद कर देंगे। तो जितनी में से मदद हो पा रही है कि मैंने कोशिश किया कि बच्चों से पता कराया जाए कि कितने क्वेश्चन, देखो ये अगर OMR बेस्ड पेपर होता तो मैं पूरा पेपर ही आपके साथ शेयर करता। अब बच्चों के जितने जितने क्वेश्चन रहते हैं, याद रहते हैं, वो हमारे साथ शेयर कर देते हैं, और हमारी ओर से कोशिश रहती है कि आने वाली शिफ्ट में वो आपको मदद कर सके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप सो आपका आज का जिनका एग्जाम था वो अच्छा गया होगा। आज अगर हम बात करें जो आपका ओवरऑल एग्जाम था, नॉट ए डिफिकल्ट वन, मॉडरेट लेवल का था, जैसा कल का शिफ्ट था, बल्कि कल की शिफ्ट से माना जा रहा है, बच्चों के जो रिप्लाई मैंने देखे हैं कि कल की शिफ्ट से थोड़ा सा इजी आया, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो मतलब दोनों की अगर बात करें, ज्यादा क्वेश्चन में फर्क नहीं था, 2-3 क्वेश्चन एक में इजी थे, 2-3 एक में इजी थे। तो आप कह सकते हो कि कल वाला भी बहुत बढ़िया फ्रेम किया हुआ था, आज भी बहुत बढ़िया फ्रेम किया हुआ, दोनों मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, जब भी आप कल एग्जाम देने जाओ या परसों देने जाओ, आपका जब भी एग्जाम है, तो जो मैंने थोड़े बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखिए, उनके बारे में प्रॉपरली पढ़ लीजिए जो एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यही थी मेरी ओर से सजेशन, होप सो आपका जो आने वाला पेपर है वो अच्छा जाए। तो आज हम अपना इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।